रात के 10 बज रहे थे और विराट तापी नदी के पास पड़ने वाले उकई जंगल के अंदर के रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक घना अंधेरा छाया हुआ था। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। विराट अपनी 2 व्हीलर गाड़ी को खाली सड़क पर पूरी रफ्तार से भगाए जा रहा था कि तभी बीच सड़क में अचानक उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया। विराट को जब इस बात का एहसास होता है तो वो गाड़ी की रफ्तार को धीमी कर लेता है और पीछे झुककर टायर को देखने लगता है। विराट गाड़ी के टायर को देखते हुए खुद से कहता है, अरे यार, इसको भी अभी पंचर होना था। अब इतनी रात में कहाँ इसको ठीक कराऊं? वैसे भी ये इलाका जंगल का है, इस जंगल को पार करना पड़ेगा। ये कहकर विराट दोबारा से आगे देखकर गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी अभी थोड़ी आगे बढ़ती ही है कि तभी विराट झट से गाड़ी का ब्रेक दबाकर गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी के सामने बीच सड़क पर कोई बक्सा गिरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट की उजाले की वजह से वो बक्सा चमक रहा था। विराट उस बक्से को देखकर गाड़ी को रोक देता है और अपने आसपास देखने लगता है। जब उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता तो वो गाड़ी से उतरकर उस चमकीले बक्से के नज़दीक जाने लगता है। उस बक्से के पास पहुंचकर विराट उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और उस बक्से को गौर से देखते हुए अपने आप से कहता है, ये तो कोई गिफ्ट बॉक्स लगता है, लेकिन इस तरह बीच सड़क पर किसने रखा होगा? किसी के गाड़ी से गिर गया होगा शायद। खैर, घर लेकर चलता हूँ, खोल कर देखता हूँ, क्या पता इसमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। इतना कहकर विराट उस गिफ्ट बॉक्स को उठाकर अपने पास रख लेता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने घर की ओर निकल जाता है। करीब 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद विराट अपने घर पहुंच जाता है। घर आते ही सबसे पहले विराट सोफे पर बैठकर उस गिफ्ट बॉक्स को खोलना शुरू करता है। देखो तो जरा, आखिर है क्या इसमें? ये क्या है, एक पेन ड्राइव? गिफ्ट में कोई किसी को पेन ड्राइव भी देता है? आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इसमें? चेक करके देखता हूँ। अगले ही पल विराट उस पेन ड्राइव को उस बक्से से बाहर निकालता है और खाली बक्से को सोफे के एक तरफ रख देता है। जैसे ही विराट उस बक्से को नीचे रखता है कि तभी उस बक्से के पीछे की तरफ एक इंसानी पैरों का निशान उभर आता है। लेकिन विराट इस बात से पूरी तरह से अनजान था। विराट उस पेन ड्राइव को लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और उस पेन ड्राइव को टीवी से कनेक्ट करके दोबारा पीछे आकर सोफे पर बैठ जाता है। विराट रिमोट से प्ले का बटन दबा देता है और टीवी के अंदर का वीडियो स्टार्ट हो जाता है। टीवी में दिखाया जाता है कि विराट उस रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला जा रहा है। तभी अचानक से विराट की मोटरसाइकिल पंचर हो गई। विराट पीछे मुड़कर मोटरसाइकिल का टायर देखता है और फिर वापस से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वही बक्सा नजर आता है। उसके बाद वही सब जो कि विराट ने अभी कुछ देर पहले रास्ते पर किया था। मगर ये कैसे हो सकता है? विराट ने जो जो किया वो सब इस पेन ड्राइव में कैसे हो सकता है? विराट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हैरानी के मारे उसके हाथ पैर वहीं पर जैसे जड़ हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि वीडियो में उसकी मोटरसाइकिल के पीछे कोई एक शख्स बैठा हुआ था।
मगर विराट तो उस रास्ते से अकेला ही आ रहा था। तो फिर वीडियो में ये शख्स उसकी गाड़ी के पीछे कब बैठ गया, और अगर बैठा भी तो भी विराट को कुछ समझ में क्यों नहीं आया। खैर, विराट वीडियो को देखने लगा और फिर विराट अपने घर जब पहुंचा तो फिर वो शख्स भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आया। वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। विराट को अब डर लगने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला पीछे पड़ गई। उसने अपने घर को आसपास देखा, मगर वहां आसपास कोई भी उसके अलावा और नजर नहीं आ रहा था। मगर विराट को कहीं ना कहीं अब किसी और की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। वो डर रहा था। डर के मारे वो वहीं चुपचाप सोफे पर दुबका पड़ा था और आसपास नजर घुमाए जा रहा था। तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। विराट ने पीछे घूम कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन अभी तो उसने कंधे पर हाथ महसूस किया था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो चुपचाप पेन ड्राइव को टीवी से खोलकर अपने कमरे में चला गया और फिर रजाई ओढ़कर दुबक कर सो गया। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो चुपचाप रजाई के नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ ही था कि तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे कोई उसकी रजाई खींच रहा हो। रजाई सरकती हुई उसके कमर तक पहुंची तो विराट ने वापस से उसे खींचकर ओढ़ लिया, मगर फिर दोबारा से वही हुआ। विराट को अब पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? मगर इस पर विराट को कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि एक बहुत ही डरावनी सी हंसी उसके पूरे कमरे में गूंज गई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि विराट के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसे कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वापस से विराट के कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, मगर इस बार विराट ने जब पीछे घूम कर देखा तो इस बार उसके सामने एक आदमी खड़ा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो वीडियो में विराट की गाड़ी के पीछे बैठकर उसके साथ साथ घर तक आया था। मगर उस आदमी की आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसकी आंखों में कोई काली पुतली नहीं थी और उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ, जुबान बाहर निकली हुई थी। ये देखकर विराट की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और फिर तभी उस आदमी ने अपने हाथ को विराट के पेट के भीतर घुसा दिया और फिर विराट के अतड़ियाँ बाहर आकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। अगले दिन पुलिस को विराट की लाश मिली उसी के घर से। उसकी पेट की अतड़ियाँ बाहर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मगर ये सब किसने किया पुलिस को कभी पता नहीं चल पाया। मगर वो जो कोई भी था उसका विराट से क्या लेना देना था ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में शेयर की तस्वीरें देख वो काफ़ी घबरा गया। मतलब उसका डर जायज़ भी था। सोचो, हमने अपना व्हाट्सएप खोला और कोई लगातार डरावनी खून से लथपथ लोगों की तस्वीरें, मर्डर्स की फ़ोटो भेज रहा हो तो जाहिर है डर तो लगेगा ही। उसने झट से मोबाइल साइड में रखा और 2 मिनट आंखें बंद कर वैसे ही सोफे पर बैठा रहा। रात का वक्त था।
बाहर झमाझम बारिश के साथ बिजली के कड़कने की तेज आवाज़ भी थी। तेज हवाएं चलने की वजह से बिजली कब की कट चुकी थी। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में कमरा कुछ हद तक रोशन था, पर एक अजीब सी आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तेज कदमों की आवाज़, जैसे कोई किसी का पीछा कर रहा था, या शायद कोई पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई किसी की जान लेने के लिए दौड़ रहा था, या कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वैसे कुछ भी कारण हो सकता है, पर तेज कदमों से अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में दौड़ रहा है, ये वो समझ चुका था। वैसे इस पुरानी अपार्टमेंट में कई कमरे अभी भी खाली पड़े थे, इसलिए यहाँ कई बार कुछ गैर कानूनी गतिविधियाँ होती रहती हैं। ये जगह शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा ही बन गया था। इस बंद पड़ी अपार्टमेंट में कई लोग रहते हैं, लोग औरतें नहीं, सिर्फ मर्द, जो यहीं के एक गुंडे को कुछ पैसे, मतलब यानी कि हफ्ता किराया देकर रहते हैं। किसी को मारना पैसे के लिए, किसी को लूटना यहाँ आम बात थी। वो ये सब अपनी आंखों से देखते हुए भी मजबूरी की वजह से चुप रहता, क्योंकि पैसे कम देने पड़ते थे। यहाँ ये सब होने की दूसरी वजह ये भी थी कि यह इलाका शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए पुलिस के पहुंचने से पहले ही गुनाहगार को अपने जुर्म को अंजाम दे जाने में बहुत ही आसानी होती थी। गंदगी तो पूरे शहर की एक तरफ और अकेली इस अपार्टमेंट की एक तरफ, हर तरफ फैली गंदगी, बदबू से भरे कमरे जिनमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। उसके कमरे में चीज़ें थोड़ी बिखरी पड़ी थी। बेड के ऊपर कुछ आधी खुली किताबें, एक नोटबुक, टी शर्ट, तौलिया, बेड के पास रखी लकड़ी की अलमारी जिसका एक दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। वहीं दीवार से सटे टेबल पर पानी का एक जार जो आधा भरा हुआ था, कुछ पेन पेंसिल, और वहीं सोफे पर बैठा वो सोफे के सामने टी पाई पर रखे एक नोटबुक में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर शायद उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। इस कहानी को कौन सा मोड़ दूं? अपने आप में बुदबुदाते हुए कुछ देर वैसे ही बैठा रहा और हाथ में लिया पेन वहीं टीपाई पर रखकर किचन में चला गया। स्टील के बर्तन में पानी लेकर उसने गैस पर रख दिया और गैस शुरू की और खुद के लिए चाय बनाने लगा। नाइट ड्रेस पहने उस शख्स की बड़ी हुई सी दाढ़ी, बिखरे हुए बालों से लग रहा था कि वो कोई राइटर है जो हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता है। अब भी उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कोई नई कहानी या लिखी हुई किसी कहानी का अंत। किचन में खड़े खड़े वो अपने ख्यालों में खो गया कि तभी वहां से बाईं तरफ 8-10 कदमों की दूरी पर स्थित बाथरूम में लगे पानी का नल शुरू होने की आवाज़ आई। वो हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने दोबारा उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ शांत हो गया था। आवाज़ तो आ रहे थे, नल से पानी बूंद बूंद टपकने की आवाज़। उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और दोबारा अपनी कहानी सोचने लगा। वो आदमी लगातार दौड़ रहा था। डर के मारे वो कभी पीछे देखता और डर से तेज दौड़ना शुरू करता। शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। एक बेरहम खूंखार खूनी, मतलब आज इस शहर के जो हालात हैं ठीक वैसा ही। एक के बाद एक खून हो रहे हैं, लाशें तो मिल रही हैं पर खूनी नहीं। वैसे ही मेरी किस कहानी में उस खूनी को भी इंसान या लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। उसे बस खून देखकर मज़ा आता है। लोगों के जिस्म के टुकड़े में काटने में उसे खुशी मिलती है
और वो खूनी कैरेक्टर अब उस आदमी का पीछा कर रहा है। अपनी कहानी में वो खोया हुआ था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। लगा जैसे बाहर हॉल में कोई बैठा किसी से बात कर रहा हो। वो हैरान हो गया। उसने बाहर हॉल में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया, आवाज़ तो हॉल से ही आ रहे थे या मेरे कमरे के बाहर से आ रहे थे। तभी चाय उबलने की आवाज़ आई और वो किचन की तरफ मुड़ा। उसने गैस बंद किया और चाय कप में भरकर बाहर हॉल में आ गया। चाय टीपाई पर रखकर वो सोफे पर बैठा ही था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। वो उठकर दोबारा किचन में गया और वहीं छोटे डिब्बे में रखे बिस्किट लेकर वापस आ गया। पर ये क्या, वो हैरान हो गया। टीपाई पर रखा चाय का कप अब वहाँ था ही नहीं। उसने हर तरफ नज़र घुमाई, कप कहीं नहीं था। ये क्या हो रहा है? मैंने चाय का कप तो अभी यहीं रखा था, इतने में कहाँ चला गया? वो किचन में गया तो गैस के ऊपर बर्तन वैसे ही रखा था और उसमें चाय अभी भी उबल रहे थे। मतलब मैंने चाय ली ही नहीं। और अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुराते हुए वो किचन में खड़ा अपनी कहानी के बारे में सोचने लगा। अपनी जान बचाकर भागता वो आदमी काफ़ी थक चुका है, इसलिए दौड़कर ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगा। इसी बात का फ़ायदा वो खूनी लेगा। वो मासूम इंसान उस खूनी के आगे हाथ जोड़कर अपनी जान बख्श देने की भीख मांगेगा। पर अंधेरे में खड़े उस खूनी के चेहरे पर छाई शैतानी मुस्कान बता रहे थे कि वो अब आगे क्या करने वाला है। हाथ में लिया तेज धारदार हथियार सामने की ओर करते हुए वो खूनी आगे बढ़ा और तभी कानों में पड़ी एक आवाज़ से वो एकदम से अपने ख्याल से बाहर आ गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। वो कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा क्योंकि दरवाजे पर दस्तक सच में हुई है या उसे ऐसा लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। ये जानने के लिए वो खामोश था। तभी दोबारा से उसे दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उसने घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? या तो कोई गुनाह करने वाला या फिर कोई गुनाह की जांच करने वाला। गुनाह की जांच करने वाले इतनी रात गए, इस इलाके में उनका आना तो असंभव है, इसलिए बचता है बस गुनाह करने वाला। ये सोचकर ही उसके पैर ज़मीन पर जम गए थे। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर कौन है ये देखना भी ज़रूरी था। इसलिए दरवाजे पर लगे की होल से उसने बाहर झांक कर देखना सही समझा। उसने गैस का फ्लेम कम किया और किचन से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। तब तक एक और बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बिना आवाज़ किए उसने दरवाजे पर लगे की होल से बाहर का जायज़ा लिया, पर बाहर तो कोई था ही नहीं। उसे अजीब सा लगा। फिर भी कुछ देर वो वैसे ही खड़ा रहा और फिर धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अब उसे डर का एहसास होने लगा। गला पूरी तरह से सूख चुका था। हिम्मत जुटाकर उसने आवाज़ लगाई, हेलो भाई साहब, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। बाहर खड़े इंसान की इस हरकत का उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, और वैसे भी गुस्सा आना जायज़ भी था। अब अलग बात है कि उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि डर झलक रहा था। कौन होगा जो इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त करेगा, वो भी किसी अजनबी से? बाहर खड़े इंसान को अजनबी इसलिए कहा क्योंकि 2 दिन पहले ही वो यहाँ रहने आया था, इसलिए इस शहर में उसका कोई भी पहचान का नहीं था।
और ना ही किसी को उसने बताया था कि वो इस शहर में है। इस कमरे में वो अकेला ही रहता है। इस वजह से यहाँ हर कोई उसके लिए अजनबी ही था, या फिर वो यहाँ हर किसी के लिए अजनबी था। तभी दोबारा से दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। भाई साहब, दरवाज़ा बाहर से बंद है, कहकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। मगर ये कैसे हो सकता है? कमरे में तो उसके अलावा और कोई था ही नहीं। तो फिर कौन होगा? कपकपाते हुए वो पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देख उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसका सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर जैसे कपकपाने लगा। पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दरअसल उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ था और एक तरफ लटक रहा था, मगर वहां से खून नहीं बह रहा था, बल्कि वो पूरी तरह से सूखा हुआ था। और वो आदमी लेखक को देखकर मुस्कुरा रहा था। लेखक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि ये इंसान कोई इंसान नहीं, बल्कि ये कुछ और ही है, इंसानों से बहुत अलग और बहुत ही शक्तिशाली। लेखक को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो दरवाजे को बार बार धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अगली सुबह लोगों को उस कमरे के नीचे दरवाजे से खून की एक धारा बहती हुई नजर आई। लोगों ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो पाया कि वहाँ पर लेखक की लाश पड़ी हुई है। लेखक का गला पूरी तरह से कटा हुआ था और उसका सर एक तरफ लटक रहा था। ये किसने किया, ये किसी को भी नहीं मालूम। ना तो किसी को कोई सबूत मिले और ना ही कोई केस बन पाया। लेखक की मौत एक अनसुलझी पहेली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।